अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है। दिन है पीर का और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। जैसे कि पीर का दिन है यानी हफ्ते का पहला दिन है, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा वीक हमने काम करना है। उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना और एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। सो अपने आप को इस माइंडसेट के तहत अपने काम का आगाज़ करें कि जी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो काम पेंडिंग है वो इस वीक में हमने कंप्लीट करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ना सिर्फ ये कि मोटिवेशनल होना चाहिए आपको अपने दिन के आगाज़ में, हर दिन के आगाज़ में, लेकिन हफ्ते का आगाज़ होता है तो ज़ाहिर है कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट इट कि एक हफ्ता गुजर गया, उसमें कुछ नहीं किया, इसमें कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि 23 मार्च का एक बड़ा अहम दिन आ रहा है, बल्कि उसके हट के जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पॉलिटिकल हैपनिंग्स नहीं, उसमें जो हमारा इवेंट है OIC का वो भी बहुत ही ज़्यादा इस टाइम हम देख रहे हैं कि एक तो क्रिटिकल हालात में होने जा रहा है। सो दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा और बखैर आफियत हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगी वो ये कि सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी जो कि फेक न्यूज़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए पहले उसकी तहकीक कर लो और उसके बाद उस खबर को आगे फैलाया जाए या पहुँचाया जाए। अब बात यह है कि जी वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के हवाले से ये खबर आई कि जी वो इंतकाल फरमा गई हैं। फिर उनको खुद आके सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। फिर उन्होंने एक निजी TV चैनल से बात भी की और उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बखैर आफियत हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। तो इसलिए इस तरह की खबरें फैलाना ये बहुत ही गलत बात है। ये हम किस माइंडसेट के तहत ये काम करते हैं, दूसरा ये कि हम किस कल्चर को और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से पीका जैसे ऑर्डिनेंस आते हैं, फिर बाद में फिर कहते हैं कि नहीं यार ये क्या हो गया। लेकिन मसला ये है कि ऐसा अगर हो जाए और आइडियल सिनेरियो हो जाए तो फिर आधे से ज्यादा लोगों के तो कारोबार बंद हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि थंबनेल्स कोई और लगाते हैं और अंदर कहानी कोई और होती है। इसके साथ साथ जाते जाते मतलब टॉप स्टोरीज पे जाते जाते आपको ये बताएं कि क्या सुहाना मौसम है शहर कायद का। जो सी ब्रीज चल रही होती है, यानी कि गर्मी अपनी जगह लेकिन समंदर की हवाएं, आहा हा हा। लेकिन सूरज की तपिश भी जो है वो भी शदीद होती जा रही है दिन ब दिन। टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। कहा वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। आइन के 63A की तशरीह के लिए मुसवदा तैयार। आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पेश होगा। पेशावर यूनिवर्सिटी में तालीमी सफर के दौरान बाप और बेटी साथ साथ। बलूचिस्तान के जिले केज के 10 बरस के सुभान बलूच के स्टेप्स देखकर सब हैरान। कच्ची उम्र के पक्के स्टेप्स की वीडियो वायरल। लो जी, तो पहले सियासत में क्या हो रहा है कि पहले कहा जाता है कि जी गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, और फिर वजीर आजम साहब ने कहा आखिर में कि वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो वजीर आजम के रवैये में तब्दीली आ गई। वजूहात क्या हैं तो वो तो ऑब्वियस हो सकते हैं कि नंबर्स गेम शायद चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो मुनहरिफ PTI अरकान के लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से। एक चीज़ तो है कि जब आप गलती करते हैं तो माँ बाप भी पहले गुस्सा होते हैं, ठीक है, और जब बच्चे बगावत कर जाते हैं पहले गुस्सा होते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। तो वज़ीर आज़म ने भी कल अपने खिताब में कहा कि मैं बाप की तरह हूँ, आप लोग वापस आ जाएं, कोई बात नहीं अगर गलती हो गई है, लेकिन मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूं। अगर बच्चे पार्टियां चेंज करेंगे तो दैट मीन्स कि बल्दियत चेंज होगी। नहीं, ये बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कल मालाकंड में धुआंधार खिताब किया। क्या कहा उन्होंने वो आपको सुनाते हैं। जो MNAs गलती कर बैठे हैं मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं, आप जो मर्जी उनको कह लें, सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना ज़मीर बेचा है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, आप जो मर्जी कर दे, उल्टा लटक जाए, लोगों ने कहना है कि ये अपने जमीर बेच के गए हैं वहां। अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा है कि सदारती रेफरेंस का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे। अच्छा, विफाकी वजीर असद उमर ये कहते हैं कि रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर वो जो मुनहरिफ अरकान का मामला है
वो कहते हैं कि जी 7 दिन में पोजीशन वाजे करने का कहा गया, यानी कि शो कॉज के जरिए फिर उसके बाद नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। लेकिन कैसे होगी, वोट नहीं डाला उससे पहले कैसे होगा, ये समझने से सब बिल्कुल ऐसे ही। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे, जबकि एतजाज अहसन साहब का ये नुक्ता नज़र है कि वोट देने से कबल किसी सूरत कोई रुकन नाअहल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है और जो कुछ नहीं हो रहा है वो भी सबके सामने है। वोट से पहले नाअहल नहीं हो सकते। मैं आपको थप्पड़ ना मारूं तो मुझे पे थप्पड़ का इल्जाम तो नहीं लग सकता। आर्टिकल 63A उसके खिलाफ लगता है जिसने वोट डाल दिया हो अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ, उससे पहले नहीं लगता। नंबर 2, वो वोट काउंट होता है चाहे पार्टी के मंशा के खिलाफ हो। नंबर 3, तो जिस मेंबर ने अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ वोट पर डाला हो वो उस वक्त तक एमएनए रहता है जब तक उसको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं करती, और वो चाहे महीने 2 लग जाए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि 25 मार्च को सुबह 11 बजे इजलास तलब किया गया है और ऑपोजिशन की जानिब से हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। अच्छा, शो ऑफ पावर का फैसला किया गया, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा यह जा रहा है कि जो इजलास होगा पहले उसके अंदर एक मरहूम रुकन के लिए दुआ होगी, उसके बाद वह इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। फिर स्पीकर साहब से मुतालिक कई खबरें भी गर्दिश कर रही थी उनके बयानात से मुतालिक कि उन्होंने कहा है कि जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी मुलतवी किया जा सकता है। तो देयर इज़ अ डिबेट गोइंग ऑन दैट कि क्या ऐसा मुमकिनात में से है। असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से भी इस हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं। और जैसे जैसे देख रहे हैं कि हम वक्त गुजरता चला जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद के दिन के करीब हम पहुँच रहे हैं, तो लहजों में जो सख्ती है वो भी बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब पहले तो बज़ाहिर काफ़ी काम एंड कूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो भी काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि बिलावल के दूध के दान टूटे नहीं और कहते हैं कि धरना देंगे। उन्होंने कहा अपनी शक्ल तो देखो, ओआईसी नाकाम बनाने की कोशिश करने वाले पर 3 बार लानत। क्या कहा वज़ीर दाखिला ने, ये आपको सुनाते हैं। बिलावल जो है जिसके दूध के दांत नहीं निकले अभी तक, कह रहा है कि हम धरना देंगे, शक्ल देखो अपनी, और ओआईसी के खिलाफ देंगे आप। शहबाज शरीफ साहब, ये 9-10 साल आप नेकर में रहे, सारे इंपॉर्टेंट जो हाउसेज हैं वो रेंजर्स और एफसी के हवाले कर दिए गए हैं 2 तारीख तक। अगर कोई माई का लाल है मदाखलत करके बताए, फिर उसकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। मुझे 22 एम्बेसडरों ने फोन किए, यही जुमला मैंने कहा कि इनका बाप भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस को नाकाम नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस जो दायर करने का मामला है, उस पर सदर ममलिकत ने उसकी मंजूरी दे दी है और आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। और इस रेफरेंस में ये पूछा जाएगा कि जब पार्टी मेंबरान वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हों, पैसों के बदले वफादारियाँ तब्दील कर दें, तो वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। और जबकि एतजाज अहसन साहब ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा तब तक कोई भी रुकन जो है वो नाअहल नहीं हो सकता। लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला देती है। अच्छा जी, फिर यह है कि काफ़ी सारे सवालात हैं इस हवाले से जिनके जवाब मांगे जाएंगे। क्या मुनहरफ अरकान पर आर्टिकल 62 और 63 लागू होगा जो सदाकत और अमानत से मुतालिक है? अगर क्या कोई रुकन डी-सीट हो जाएगा तो क्या वो सादिक और अमीन रहेगा? ये भी एक सवाल उठाया जाएगा। क्या ज़मीर बेचने वालों पर आर्टिकल 63 के साथ 62(1)(f) भी लागू होगा? अच्छा, ये कहा यह जा रहा है कि ये रेफरेंस आज दायर हो जाएगा तो फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक जानिब आप देखिए कि सियासी तौर पर इस मामले को उठाया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, कभी मार कभी प्यार का फार्मूला। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर, क्योंकि आइन की तशरीह का इख्तियार यानी कि इंटरप्रिटेशन का इख्तियार जो है वो सिर्फ अदालत उज़्मा को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान किसी भी आर्टिकल के हवाले से कर सकती है, वरना आम तौर पर मुख्तलिफ कानूनदान मुख्तलिफ आरा रखते हैं। एतजाज अहसन साहब ने जो मौक़िफ़ अपना दिया वो सबके सामने है, इससे हट के जो गुफ्तगू की जा रही है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 14 अरकान को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 7 दिन में पार्टी के सरबराह यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उनको पेश होकर वजाहत करनी है कि ये सब मामला क्यों पेश आए, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा एक ये बात भी है कि जनाब 25 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यानी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया है कि अब ये इजलास जो है कौमी असम्बली का वो कॉल किया गया है, लेकिन उस पर अपोजिशन ने एतराज़ उठाया और अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि वो भी इसके खिलाफ अदालत का रुख करेंगे, अदालत से रुजू करेंगे कि ये इजलास जो 14 दिन में होना होता है
इसको 25 मार्च तक क्यों एक्सटेंड किया गया है? अच्छा जी, ये जो मुसव्विदा है बेसिकली वो उसको हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, बेसिकली इसकी तशरीह मांगी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये जो है एक तो ये है कि आर्टिकल 63 के साथ 62(1)(f) भी लागू किया जाए जो सदाकत और अमानत से मुतालिक है। फिर ये कहा जा रहा है कि माजी की तरह फिर फ्लोर क्रॉसिंग जो है और वोटों की खरीदो फरोख्त उरूज पर है, और इसके अंदर इशारा जो दिया गया है, हवाला जो दिया गया है, वो मीडिया पर इन अरकान के मुबैना फ़ख्रिया इनहराफ का एतराफ़ का है। अच्छा, मुसव्विदे के मतन में मज़ीद कहा गया है कि मफाद की तकमील के लिए ये मुंतखब नुमाइंदे आज़ाद नहीं है, यानी कि ज़ाती मफाद की तकमील के लिए नहीं है। मतलब हवाले ये दिया गया है कि पार्टी मफाद को उनको मुकद्दम रखना चाहिए। मुसव्विदे में यह भी कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन को किसी भी मरहले पर वोट का हक हासिल नहीं होना चाहिए। मुनहरिफ रुकन मुस्ताफ़ी न हो तो उसे ताहयात नाअहल और अपील के हक से महरूम किया जाए। ये मुसव्विदा है। अभी ये ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, मुंतखब नुमाइंदों को पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ का हक है, इनहराफ का नहीं। यानी कि कोई भी बात करनी हो वो कह सकते हैं कि जी हाँ हम इस बात पे इख्तलाफ रखते हैं, हम खुश नहीं हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जाके वोट नहीं कर सकते। ये एक चीज़ आई है। फिर उसके बाद जनाब रेफरेंस में आर्टिकल 63(a) की अमानत और ख़यानत के तनाजुर में कानूनी तशरीह की दरख्वास्त की गई और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बारहा फ्लोर क्रॉसिंग को नासूर करार दे चुकी है और ये जो है आर्टिकल 62-63(a) की वाज़ेह तशरीह से वोटों की खरीद व फरोख्त का बाब बंद हो जाएगा। तो माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो मुसव्विदा जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, उसके कुछ चीदा नुकात मैं भी बयान कर रहा था, ऑब्वियसली आपने भी सुने होंगे। इसके अंदर ये है कि भाई एक तो ये है कि 62(1)(f) भी इसके साथ लागू किया जाए ज़मीर बेचने वालों, यानी कि मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर ज़मीर बेचने वालों के खिलाफ। और इसके अंदर यह हवाला दिया गया है कि भाई उन्होंने मीडिया पर आकर फ़ख्रिया इनहराफ की बात की है। तो ये आपको लगता है कि ये जो अभी तक मामला सिर्फ नीयत का है, एक्शन का नहीं है, फिर भी कोई दाल गलती दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट में आपके ख्याल में? आर्टिकल 63(a) की हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट जब डिसॉल्व की थी आर्टिकल 58(2)(b) के तहत, और उस वक्त जब यह मामला गया था तो उस वक्त डिफेक्शन का कोर्ट के सामने 10 रुकनी बेंच के सामने यह मामला आया था और उन्होंने बड़ा वाजे कहा था, और उन्होंने कहा था इस तरह की चीज अलाउ नहीं की जा सकती खरीदो फरोख्त के हवाले से, और ये अगर चल जाए तो फिर जमहूरियत की नफी है। और दीन इस्लाम के हवाले से भी बड़ा वाज़े तौर पर कुछ चीजें तय की थी उस जजमेंट में, और 2 जजमेंट इस वक्त, बल्कि 3 जजमेंट इस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि जो डिफेक्शन को इजाजत नहीं देती है। ये ज़हन में रखिएगा, हम क्या समझ बैठे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है तो डिफेक्शन की इजाजत है। वो डिफेक्शन को रोकने के लिए कानून है आर्टिकल 63(a), और ये 63(a) उस जजमेंट के बाद कहा गया कि इसमें तरामीम की जाएं, और ये मिसाके जमहूरियत को सामने रखते जब 18वीं तरमीम में आर्टिकल 63(a) डाला गया तो 58(2)(b) को डाइल्यूट किया गया, वरना सदर के पास तो इख्तियार मौजूद था कि असेंबलियां डिसॉल्व कर ले। वहां ये रोका गया कि वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होनी है। अब आर्टिकल 63(a) के 2 शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि कत्ल होने से रोकने से मुराद ये है कि डिफेक्शन होने से रोका जाए। अगर ऐसी एविडेंसेस सामने आ जाए और सबूत सामने आ जाए, बंदे की इंटेंशन और मोटिव क्लियर हो, वोट डालने से पहले उसको रोका जाए। ये कानून की तशरीह अब होगी 2 तरह से, एक तो ये वाले हवाले से, और उसमें मेरी जाती राय के मुताबिक नेशनल असेंबली के रूल 2007 के अंदर आज भी तरामीम हो सकती है। दूसरी जो बड़ा अहम इशू है कि फर्ज करें एक आदमी डिफेक्शन करता है इस तरह से कि उसके पास रेमेडी मौजूद है, इस्तीफा दे और घर चला जाए और नया इलेक्शन लड़के आ जाए, लेकिन आप इस्तीफा दिए बगैर वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं इसकी एक और इंटरप्रिटेशन देता हूँ कि जब आप पार्टी का टिकट लेते हैं तो मुआहदा करते हैं कि आप पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, और 63(a) उनको पता है कि 63(a) डिफेक्शन से रोकता है, तो आप उसकी भी गारंटी देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अब जब ये सर एक चीज ये समझाइएगा, डिफेक्शन से रोकता है या डिफेक्शन के बाद आपको नाअहल करवाता है, ये जरा इलेबोरेट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं जो पहली बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जब पार्टी टिकट आपने ले लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक मुआहदा कर लिया, और आपको पता है कि आर्टिकल 63(a) है, तो ये डिफेक्शन से रोकने के लिए है कि आप डिफेक्शन नहीं करेंगे आप। और अगर आप डिफेक्शन के हवाले से, और दूसरा देखें ना, अभी अगर ये सामने ना आते, मीडिया रिपोर्ट ना सामने आती, ये फ्लोर के ऊपर जाते, अब जब फ्लोर के ऊपर जाकर जब आप बंदे एक तरफ इकट्ठे कर लेंगे, वहां से पता चल जाएगा ये फ्लोर क्रॉसिंग करने लगे हैं, तो वहां भी इंटेंशन और मोटिव आ जाएगा। ये भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आएगा, वोट डालने से पहले
कि उसको झूठ बोलने से या मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने से रोका जाए। तो मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन दोनों तरह से होगी। तो अजहर सिद्दीक साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दोनों तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इम्कानात हैं कि इसमें लेवरेज मिल सकती है या फिर मुनहरिफ अराकीन की तरफ मामला जाएगा? अच्छा, एक तो तरीके इंसाफ ने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है उन सबको शोकाज कर दिया है कि उनकी एविडेंस सारी सामने आ चुकी है। और वैसे भी याद रखिएगा, बेनजीर भुट्टो साहब का केस और इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में आ गया कि अगर अखबार में आ जाए, टीवी में आ जाए और आप उसको रिबर्ट ना करें, अभी तक किसी ने रिबर्ट नहीं किया। अगर वो रिबर्ट करते थे तो बात कुछ और होनी थी। तो अब तो अगर देखा जाए मेरी नजर के मुताबिक तो वो डिफेक्शन का उन्होंने इंटेंशन और मोटिव दे दिया है। अब आपने इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ना है 62(1)(f) के तहत सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट एंड अमीन और समीउल्लाह बलोच के केस क्या हो चुका है कि 62(1)(f) के हवाले से ये ताउम्र है। और क्यों कहा गया है? हम यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं, कई मौलमा हज़रात इसको कहते हैं क्या क्या दो जहां ज़ूर नबी कोई सादक और अमीन नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सादक का मतलब है सच्चा, अमीन का मतलब है अमानतदार। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत होगी, ना सिर्फ ये कि आईने पाकिस्तान बल्कि इस्लामी तालीमात का भी हवाला दिया जाएगा, इन्नमल आमालु बिन्नियात का भी तस्करा किया जाएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आर्टिकल 227 अगर उठाकर देख लें आप अपना प्रीएम्बल पढ़ लें, आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ लें, ये सारे का। और आईने पाकिस्तान को अगर देखा जाए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसने कह दिया कि आईने पाकिस्तान कहता है कि फ्रॉड करे, इसने कह दिया कि आईने पाकिस्तान कहता है धोखा करे। बिल्कुल आईने पाकिस्तान 1973 का प्रीएम्बल भी उठाकर देख ले, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, मेरिट की बात करता है, और वो आईन कभी भी इस तरह की इजाजत नहीं देगा। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, एक और चीज, इससे पहले इस किस्म के केस की कोई नजीर मिलती है? देखिए, जैसे मैं बताऊं, जो कि आर्टिकल 63A के हवाले से इस तरह की इंटरप्रिटेशन अब पहले आनी है। दो चीजें आनी है, एक तो प्री वोट आनी है, एक पोस्ट वोट आनी है। और साथ क्या इसके डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी फॉर लाइफ होगी या सिर्फ एक वक्त के लिए आएगी, ये इंटरप्रिटेशन पहली दफा आएगी। अगर होती तो ये सवाल शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने ना आता। लेकिन जहां तक असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से, पावर एक्सरसाइज करने के हवाले से, वो सारे आर्टिकल 58(2)(b) के हवाले से हैं और उसमें डिफेक्शन का जिक्र भी आया था। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट इसमें जब ओपिनियन देगी, यहाँ क्या होगा? अब मिसाल के तौर पर इजलास बुला लिया 25 को, अब रेजोल्यूशन तो साथ इकट्ठी आ नहीं सकती थी। चले फर्ज करें उसे रेजोल्यूशन टेबल की जाती है, तो रेजोल्यूशन के ऊपर स्पीकर क्या कहेगा? जो कि सवाल फ्रेम हो चुके हुए हैं, स्पीकर ने इसमें राय पहले ली हुई है, आप अटॉर्नी जनरल से ली हुई है, वजारत कानून जो मेरी इतलात है, पता नहीं अब ऐसा है या जो मेरी इतलात के मुताबिक तभी आर्टिकल 186 के तहत ये मामला किया है। और चीफ जो स्पीकर है वो इसमें एक रूलिंग दे सकता है कि आर्टिकल 63A की जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं आती है। अच्छा, आर्टिकल 186 के अलावा कोई और आर्टिकल मौजूद था जिसके तहत ये जा सकते थे, और फर्क क्या होता? दोनों में से मौसर तरीका कौन सा था आपके ख्याल में? देखिए, जहां तक है वो आर्टिकल 184(3) के तहत भी मामला ले जाया जा सकता था। इंटरप्रिटेशन के हवाले से ये बात जा सकती थी, लेकिन चूंकि अभी वो डिफेक्शन होने के बाद आना था, डिफेक्शन होने से पहले नहीं आ सकता था। वो इसीलिए आर्टिकल 186 के तहत ओपिनियन पहले लिया जा रहा है कि अब ये अगर डिफेक्शन अगर इस तरह अगर प्री और पोस्ट, अब इंटेंशन और यानी एक बंदा अगर जेन बना बैठा है मैंने ऐसा करना है, तो फिर आर्टिकल 184(3) या 199 जो है वो शायद इतलाक ना हो सके। इसलिए 186(3) में 186 में गए हैं कि इसका इतलाक अगर अपना वक्त से पहले, वोट डालने से पहले, इंटेंशन और मोटिव के सामने रखते हुए, और अगर वो अपना डिफेक्शन कर लेता है, फ्लोर प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद क्या इतलाक होगा। इसीलिए यह मामला गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो इस पे इंटरप्रिटेशन दे। अब इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आनी है, इस्लामिक प्रोविजन भी आनी है, और प्रेसिडेंट भी, अब पूरी दुनिया के अंदर डिफेक्शन को डिसअप्रूव किया गया है। डिफेक्शन को बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई कि किसी तरह से इसको इजाजत दी जाए, जो कि इससे बुराई जन्म लेती है। और इससे अगर आप अच्छे भले जमहूरी सेटअप को अगर इस तरह पैसे देकर खरीद कर दिया जाए, जैसे फॉरेन फंडिंग के मामले में शोर डालते हैं, कल इसमें एक सवाल और पैदा आता है कि ये जो पैसा आया है वो बाहर से आया है, यानी बड़े खतरनाक चीजें ऐसी है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शायद इसमें ये भी सवाल है कि आया कि नहीं आया, जाहिर है कि उसके लिए भी कुछ प्रूफ वगैरह देने होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की। आर्टिकल 184 के बजाय आर्टिकल 186 के तहत ये दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है कि दैट इज़ फॉर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि उसके अंदर लिखा गया है इस आर्टिकल में कि अगर किसी भी मौके पर सदर साहब समझते हैं
कि किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओपिनियन लिया जाए, यानी कि किसी भी कानून से मुताल्लिक, और वो मामला जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट पे कंसिडरेशन के लिए मामला उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद इसकी क्लॉज 2 है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये सवाल का और इस हवाले से अपना जो ओपिनियन है वो सदर साहब को देगी। तो इस तमाम तर सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम फैसल जावेद साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे सुबह तो काफ़ी शानदार होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सुबह का आगाज़ भी गर्मा गर्म हो रहा है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आप लेके जा रहे हैं। कितने पुरुमीद हैं कि इस यहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना खटाना, सुबह बखैर। सुबह हसीन है और इंशाल्लाह हसीन रहेंगी, और हर दिन खुशी का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मोड़ आया है जब हक और बातिल के बीच में कौम ने लाइन खींच ली, और इसी दिन का इंतज़ार था। गवर्नमेंट का होना ना होना ये छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अब सही मानों में कौम बन रही है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अमल बिल मारूफ। इसीलिए हमने ये तमाम तर जो 2 नंबर काम है उनकी रोकथाम के लिए भरपूर जद्दोजहद की। खास तौर पे ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये जमहूरियत जमूर से होती है, अवाम के नुमाइंदे अवाम की तर्जुमानी करते हैं। एक हलके में लोगों ने पीटीआई को वोट दिया और उन्होंने एक्सपेक्ट किया उस जब ये जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर तो ये उसी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन वो जाके जब बदल जाते हैं, जब फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, तो इससे सीधे सीधे आइन से एनराफ है, सीधे सीधे आर्टिकल 65 जो है वो पढ़ना है। मैंने 10 मार्च को एक ट्वीट किया था, उस वक्त ये चीजें डिस्कशन के अंदर नहीं आई थी। आर्टिकल 65, आर्टिकल 62, आपके ARY के शो पर भी मैंने बोला था कि आर्टिकल 62 जो F है वो बड़ा क्लियर है। तो इसलिए हम खैर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 500 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला सुनाया था कि जो नाअहली है वो कहीं मेंशन नहीं है उसकी मुद्दत, और ये ताहयात होगी। अच्छा। ये चीज भी देखनी है। और उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच में अब जो आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मुअज़्ज़ज़ अदालत के, वो भी उसके मेंबर थे उस बेंच के, और 5 जजों ने ये फैसला मुश्तरका तौर पर दिया था। अब वो फैसला जो है वो वाहिद मिसाल है माजी करीब में कि नाअहली की मुद्दत के हवाले से, और यहाँ पर जो नाअहली हो रही है इसमें जो इंटेंशन देखी गई जब कानून बनाया गया। मिसाल देता हूँ आपको कि एक बंदा आपको कहता है इशफाक सद्दी कि मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, मैं फलां आदमी को कत्ल करने जा रहा हूँ, आप कहेंगे अच्छा जाओ तुम कत्ल करोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा। इस तरह नहीं है, आप उसे उसी वक्त रोकेंगे, जुर्म होने से बचाना, इंटेंशन देखी जाती है। तो इसलिए हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत में ये हम लेकर के हैं, यानी कि एक होता है कत्ल, एक होता है इक़दाम कत्ल, और ये है नियत कत्ल। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एतराफ़े कत्ल है ये है कि एक सर नियत हुई ना, एतराफ़े कत्ल है। एतराफ तो बाद में होता है ना, कर लिया तो फिर उसके बाद हाँ जी ये मैं कर आया हूँ, ये तो नियत है। लेकिन यहाँ पर अंदर की ना, ये आपने इजहार नियत भी कर दिया। हाँ, इजहार नियत। अच्छा, लेकिन एतजाज हसन साहब जो कि बैरिस्टर भी हैं, उनका ये नुक्ता नजर है कि वो ये कहते हैं कि जब तक आप वोट नहीं डाल देते उससे पहले आप नाअहल नहीं हो सकते, उससे पहले रुकनियत खत्म नहीं हो सकती। देखिए एक पार्टी डिसिप्लिन भी कोई चीज है। हमने जो उनको शो कॉज दिया है उनको का दे दिया हमने कि वो जवाब दे दें। अगर वो जवाब दे देते हैं और इधर आ जाए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग आइन में मना है, आप नहीं कर सकते हॉर्स ट्रेडिंग। हमने उनसे जवाब दे दिया, पार्टी एक्शन ले सकती है, लेकिन इसीलिए हम मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं कि उसकी तशरीह कर दें मुख्तलिफ हवालों से। वो सुप्रीम कोर्ट पे अब जब डिस्कशन शुरू होगी तो काफ़ी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला आ जाएगा और फिर देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताऊं कि जो छांगा मांगा की जो मरी की सियासत चल रही है, माजी में जब ये करते रहे वो एक अलग जमाना था। आज जमाना है मीडिया का, आज जमाना है सोशल मीडिया का। आज जो उन सब ने जो स्टेटमेंट्स आई हैं सिंध हाउस से, उन्होंने सीधा सीधा ये इतराफ किया है, ये बात की है कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं और हम अच्छा एक चीज समझाएं
फैसल जावेद एक साहब, सेकंड, आप ये समझते हैं, आप ये जानते हैं कि वजीर आजम साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो ग्रे एरिया, आप या तो राइट साइड पे हैं या रॉन्ग साइड पे हैं। अच्छा, ये अरकान के बारे में पता चल गया है कि ये लोग आपके साथ नहीं है ड्यू टू एनी रीजन। अब ये अगर आके किसी भी वजह से आके आपके हक में वोट डाल देते हैं तो जहन में ये चीज तो होगी ना कि उस वक्त इन्होंने अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इस वक्त टॉस होने जा रहा है, आई विल टेक योर आंसर ऑन दैट। अभी बराह रास्त लिए चलते हैं, टेस्ट मैच जो है लाहौर में शुरू होने जा रहा है। टॉस क्या हुआ टॉस का? पैट कमिंस जीत गए मेरे ख्याल में। I think similar to the last couple tests. Looks like a good wicket, and yeah, I think if it's going to have a bit of spin in it, it's going to be day 4 and 5. Confidence in your team, of course, unchanged going into this test match. I'd imagine right now there's a couple of spinners who are a bit weary of saying, thank goodness you're batting first. Yeah, I mean, we've had a pretty relaxed last 4 days. Everyone's, really up for it, but you're right, 170 overs in the field. We're really happy with how the tour's gone so far. Everyone's been playing really well, so hopefully we finish off well. And of course, this is the final one. What, in your mind, is the key to victory in this final test match? I think we've held our nerve at times in the last couple of games. It's not as fast paced sometimes I'd experience in Australia or other places, and I think we've ridden that out really well. So much of the same here. There'll be a couple of opportunities that present themselves, so we've got to take them. Okay, Pat, good luck. Thank you. चलें जी, तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है जो कि लाहौर में खेला और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। इससे पहले 2 जो टेस्ट मैच थे वो ड्रॉ हो गए थे। We have one change, Fame out, Naseem Shaheen. Now, give me your views about this pitch. I know a lot of the players have been out here having a good look at it. What are your thoughts about the surface? Pitch look like good. I think third day or maybe fourth day helped the spinners. So yeah, otherwise helped the batsmen. Okay, and you were obviously the heroics from the final test match, and again congratulations yourself. But what is in your mind? What is the key to winning this series? Look, last match played very well as a team, so we are continuing that momentum in this match and looking forward to the match. Okay, terrific, Baba. Thanks for your time. Good luck. Thank you. चलें जी, ये टॉस वगैरह का सिलसिला तो हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीता है और फैसला किया है। ये कहा यह जा रहा है कि क्यूरेटर साहब को बुलाया गया था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अब देखना ये है कि इस पिच में कुछ डिफरेंस आता है नहीं आता। फैसल जावेद साहब मीनवाइल हमारे साथ मौजूद है। सर, सवाल मैं ऑलरेडी पुट इन कर चुका था कि ये मामला है बेसिकली अदम एतमाद का। कुछ तहरीक इंसाफ के अरकान जिनमें नूर आलम खान साहब मौजूद हैं, वो पहले भी तनकीद करते रहे हुकूमत की पॉलिसीज़ पे, महंगाई से रिलेटेड। अब इसमें अगर कोई रुकन अपना नुक्ता नज़र इस्तेमाल करना चाह रहा है, अपनी राय देना चाह रहा है और उसको अभी किसी भी वजह से वो वापस आके आपके लिए वोट कर देता है, विल दैट बी इनफ फॉर यू? नो। बात मैंने कहा इससे बहुत आगे चली गई है। अच्छा। बात तो अखलाकियात पे चली गई है, बात तो चली गई अमल बिल मारूफ पे चली गई है। इसका तरीका क्या है? अगर नूर आलम खान या XYZ जो भी है वो इतने ही इमरान खान से नाखुश हैं तो पार्टी से इस्तीफा दे, उस सीट पे बाय इलेक्शन होगा और जिस पार्टी में जाना चाहते हैं जाएं, उसका वो तरीका। अच्छा फैसल साहब, यहीं पे लेकिन वजीर आजम तो कल कह रहे हैं कि अगर ये वापस आ जाते तो आम माफी का ऐलान करते हैं। नहीं, हाँ, वापस आता है और अपना एतराफ करके वापस आ जाता है हमारी तरफ, तो माफी की गुंजाइश तो होनी चाहिए ना। माफी तो होनी चाहिए, और अगर कोई अपनी गलती तस्लीम करके वापस आ जाते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं आना चाहते उस केस पे पार्टी से रिजाइन करें, बाय इलेक्शन कराते हैं उस सीट पे, और जो मर्जी है पार्टी ज्वाइन करनी है करें और इलेक्शन लड़ें, नो प्रॉब्लम, वो तो मसला नहीं है। लेकिन अगर ये किसी किस्म की गैर कानूनी चीज करते हैं तो फिर ताहयात नाहली, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने आपके सामने शेयर किया है। लेकिन सर, इस वक्त जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ना, ये तो खैर एक आईनी बहस हो गई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि लोगों ने आज जो सोसाइटी हमारी बदल रही है, ये खुशी की बात। ये हम जश्न मनाएंगे 27 मार्च को। 27 मार्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। 27 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। फैसल भाई, 23 तारीख को भी मनाइएगा जश्न जी? 23 से स्टार्ट कीजिएगा जश्न। 23 मार्च भी अफवाज पाकिस्तान की परेड है। 22 मार्च इस्लामिक ममालिक की
तारीखी कॉन्फ्रेंस हो रही है हर दिन। मैंने अब आपको आमना खटाना को और आपको शुरू में बताया था कि हर दिन खुशी का दिन है, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो सोसाइटी बदल गई है, बुरे को बुरा और अच्छे, आप देखें इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले कहते थे कि एक जरदारी सब पे भारी, उसकी मकारी चल गई, वो पैसा चल गया, वाह 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 क्या बात है जी, मेरे बेटे ने 500 रुपया दिया, उसका काम हो गया। यानी कि बुरा काम किया, रिश्वत दी तो उसका काम हो गया। या वो कहते थे उसका फलां जगह पे वाकफ है, वो बात करेगा, काम हो जाएगा। अब भी ये जो सोसाइटी सामने आई है कि बुरे को बुरा कह रही है, वो कह रही है कि हाँ ये गलत है, ये पैसा लेके एक दिन MNA नुसरत वाहिद उन्होंने कल इंकशाफ किया कि उनको करोड़ों रुपए उन्होंने ऑफर किए 2 दफा। चलिए ये तो बहुत सारे कहा जा रहा है कि जी ऑफर्स आ रही हैं, जैसे नुसरत वाहिद साहिबा ने भी कहा कि हमें ऑफर आई है जी 16 करोड़ की। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नज़र पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अशफाक बात ये है कि ये बात जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली है उसके सबूत इनके पास नहीं है, क्योंकि नूर आलम खान साहब ने भी यही कहा, उन्होंने हल्फन ट्विटर पे आके कहा कि मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। ये ज़मीर की आवाज़ है कि देखें ये ओपिनियंस है बेसिकली। अगर कोई रुकन ऐसे ही उसको रिजाइन करना होता है, ये सारी चीजें करनी होती प्रोसेस, तो फिर अदम एतमाद वाला जो चक्कर है वो आइन में होता ही नहीं। अगर है तो इट इज देयर फॉर अ रीजन, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने वाले हैं, जो हम शुरू से सुनते हैं कि तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस मुहावरे पर, इस बात पर पूरा उतरते हैं। एक ऐसी ही इंस्पिरेशन से आपको मिलवाने जा रहे हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक है जनाब, और बाप और बेटी हैं जिन्होंने एक ही दिन PhD की डिग्री हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के शोबा इंजीनियरिंग के कॉन्वोकेशन में बाप और बेटी ने एक ही दिन PhD डिग्री हासिल करके मुनफरिद एजाज़ हासिल किया। डॉक्टर मसूद खान पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा भी रहे हैं, और जो इनकी बेटी है डॉक्टर नादिया खान, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD मुकम्मल की है, जबकि मसूद खान साहब ने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपनी PhD मुकम्मल की है। बिल्कुल जी, तो इसी पर अब जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ही साथ PhD मुकम्मल करने वाले बाप, यानी कि डॉक्टर मसूद साहब और उनकी साहबजादी डॉक्टर नादिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये जरा फरमाइएगा कि ये पहला बेसिक से सवाल कि एक साथ कैसे ख्याल आया आप लोगों को PhD करने का? जी शुक्रिया। मैं चूँकि तदरीस से पहले से ही ताल्लुक़ था और यहाँ पे PhD करना ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे कुछ घरेलू मसरूफियात, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद जो है वो 89 में फ़ौत हुए थे और 92 में ही मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था, और भी इसके बाद भी स्कॉलरशिप्स मिल रहे थे। लेकिन मैं अपनी वालिदा को छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस वक्त PhD पाकिस्तान में नहीं होती थी, बाहर होती थी। तो मैं खिदमत को तरजीह दी और यानी स्कॉलरशिप अवेल नहीं किए। 2015 दिसंबर में मेरी वालिदा इंतकाल कर गई और उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, और इस तरह जब मेरी बेटी डॉक्टर नादिया ने भी अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली, तो हमने सोचा कि शुरू करते हैं और मिलके शुरू करते हैं। जी अच्छा, डॉक्टर मसूद साहब यही कहेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद MPhil और उसके बाद PhD, इंस्पिरेशन डॉक्टर नादिया ही बनी या आपके हल्का अहबाब में भी कुछ ऐसा था? इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर है, आपको अभी मैंने बताया है कि हमारी जो प्रोफेशन है टीचिंग में, यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं उनके लिए PhD ज़रूरी होती है, तो मेरे लिए भी ज़रूरी थी। लेकिन चूंकि मेरी मसरूफियात ऐसी थी कि मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकता था, तो जब मुझे लगा कि अब मैं टाइम दे सकता हूं, तो फिर मैंने PhD का सोचा कि अब मैं शुरू कर सकता हूं और शुरू कर रहा हूं। इस दौरान में डॉक्टर नादिया भी राज़ी हो गई, तो इस तरह हम दोनों ने एक साथ एंट्री टेस्ट दिया और पास हो गए। जी अच्छा नादिया, आप बताएं, बल्कि डॉक्टर नादिया, बिकॉज यू हैव अर्नड इट, ये बताएं कि ये आपका सफ़र कैसा रहा इस दौरान? मतलब जाहिर है कि रेफरेंसेस, बुक्स के रेफरेंसेस हों या इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं जिसके अंदर एक दूसरे की मदद चाहिए होती है, तो ये सफ़र कैसा रहा आप दोनों का?
जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जो पीएचडी जर्नी होती है इट्स एक्चुअली नॉट दैट इजी। आपको ऑब्वियसली डिफरेंट स्टडीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद ही जाके आप एक बनाते हो अपना टॉपिक। तो मेरे फादर का और मेरा जो रिसर्च एरिया है वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट था, लेकिन एक आध सॉफ्टवेयर जो होते थे जिसमें हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते थे वो हम करते थे। तो मॉरल सपोर्ट तो थी जो हम एक दूसरे को प्रोवाइड करते थे। और भी चूँकि मैं चली भी गई थी यूके कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप जो होती है स्प्लिट साइड की, उसके लिए मैं 1.5 ईयर डरहम यूनिवर्सिटी यूके वहाँ पे मैंने ये टाइम स्पेंड किया। तो वो जो जरा टाइम था जहाँ पे मैं इनके साथ ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती थी, तो मैं थोड़ी सी इससे दूर हो गई थी, लेकिन वो भी चलो हम ऑनलाइन एक दूसरे को हेल्प आउट करते थे। तो ओवरऑल दिस पीएचडी जर्नी मॉरल सपोर्ट रहा एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने फिर साथ में ही पीएचडी मुकम्मल कर ली। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर नाद ये कहेगा कि जब आप कंक्लूजन कर रहे होंगे पीएचडी के लिए, जो मकाला लिख रहे होते हैं, उसमें बिब्लियोग्राफी में भी तो आपको एक दूसरे की मदद मिली होगी। दूसरी चीज़ ये कि हम ये देखते हैं आम केसेस में होता है कि वालिदैन के लिए जो औलाद होती है जब वो पीएचडी करती है या कोई ऐसी डिग्री हासिल करती है तो उनके लिए बाइसे फ़ख्र होता है। आपके केस में उलट है, डिफरेंट है। आपके वालिदैन आपके लिए एक बाइसे फ़ख्र बन के सामने आए हैं, यानी आपके वालिद ने जिस तरह से ये डिग्री अर्न की इस एज में, तो आपको तो बड़ी बहुत कमेंट्स मिलने को, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा नाइस वो है, क्योंकि आपकी बात थी कि नॉर्मली वालिदैन ही खुश होते हैं जब उनके बच्चे एजुकेशन, हायर एजुकेशन साइड पर जाके कोई डिग्री लेके आते हैं। लेकिन मेरे केस में माशाल्लाह से मेरे फादर ने बहुत मेहनत की इस एज में जाके पीएचडी जैसा सब्जेक्ट और अपनी रिसर्च एक प्रोफाइल बनाई। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की, और साथ में जो भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं तो वो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ऑन माई फादर्स अचीवमेंट। तो इस चीज़ की खुशी है हम दोनों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर मसूद साहब, अब जाहिर है कि इसके अंदर एक नाम से हवाला देना पड़ता है। दोनों माशाल्लाह आप डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं। डॉक्टर मसूद साहब, ये वैसे कहा जाता है कि जैसे तो कोई सीखने की कोई उम्र, कोई हद नहीं होती, इंसान आखिरी वक्त तक सीखता रहता है। लेकिन जाहिर है कि जब यंग एज होती है दैट इज़ द प्राइम एज, उसके अंदर आपका जहन काम कर रहा होता है, आपके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अभी इतने गैप के बाद आपने जब ये सिलसिला कंटिन्यू किया तो कुछ ज़रा दिक्कत पेश आई या नहीं? चूँकि मैं तदरीस से ताल्लुक़ था तो इसका मतलब ये है कि मेरा सीखने का अमल जारी था, मैंने सीखने का अमल रोका नहीं था। सिर्फ ये है कि मैंने डिग्री परसू नहीं की थी। तो चूँकि मेरी लर्निंग जारी थी तो मेरा जो नॉलेज लेवल है वो निस्बतन बेहतर था, तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ज़ाहिर नया टॉपिक था, ज़रा नया फील्ड भी था। मैं यानी मेकाट्रॉनिक्स में कर रहा था, यानी वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक कम्बिनेशन सा होता है। तो थोड़ी नई चीज़ें सीखने को थी, लेकिन चूँकि लर्निंग का बेसिक वो था हमारा कि सारी ज़िंदगी लर्न ही करना है, तो कोई मसला इस तरह का मुझे नहीं हुआ। मसूद साहब, एक घर में दो इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह से। ये कहेगा दोनों बाप बेटी का किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करने का, सेम पे काम करने का कोई इरादा है? नहीं, फील्ड मुख्तलिफ है। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मैं एनर्जी हार्वेस्टिंग पे मैंने काम किया है। एनर्जी हार्वेस्टिंग छोटे डिवाइसेस के लिए एनर्जी हम वाइब्रेशन से हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मेरा जो फील्ड है उसमें मैं पुलों की जो सेहत है उसका जायज़ा लेने के लिए यानी मैं एनर्जी हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे सेंसर हम लगाते हैं और उनको पावर जो है वो बैटरी की जगह या किसी तार की जगह वो खुद वाइब्रेशन से अपने लिए एनर्जी इकट्ठा करते हैं। ठीक तो है, वो ज़रा मुख्तलिफ है जी। अच्छा डॉक्टर नादिया, आप जाहिर है कि हमारी इतलात के मुताबिक आप शादीशुदा भी हैं, तो आपके ससुराल की जानिब से, इमीडिएट फैमिली की जानिब से अगर ऐसा है तो फिर आपकी कितनी हेल्प की गई इस रिगार्ड में? उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मेरी पीएचडी जो थी वो मेरी शादी से पहले कंप्लीट हो गई थी, 2021 में कंप्लीट हुई थी। और फिर जो ऑब्वियसली कॉन्वोकेशन इवेंट था वो अभी रिसेंटली संडे 13 मार्च को ही हुआ है। इस हवाले से उनकी खुशी ही है कि मतलब उनकी डॉटर इन लॉ इतना एक पीएचडी डिग्री लेगी, और फिर माशाल्लाह से जो हमें रिस्पांस मिला है जनरल पब्लिक से हमारी अचीवमेंट्स पे कि केपीके से कोई फीमेल पीएचडी करके, और वो भी अपने फादर के साथ। तो ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर रियली हैप्पी ऑन दिस इवेंट।
तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है और सपोर्ट किया इस चीज़ को कि आगे जाके भी मैं अपना कोई करियर पाथ बना सकूं। चलें जी, आमीन, आपको गुड लक कहेंगे। डॉक्टर मसूद और बेटी उनकी डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और क्या ही बात है, हमारा बड़ा दिल करता है कि हमारे वालिदैन भी हमारे साथ जाएं और मजीद तालीम हासिल करें, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया है, इसको हमने जाहिर है कि वैसे कहा जाता है ना कि एज गैप और थोड़ा सा एक साइकिल का गैप आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दे बोथ आर द इंटेलेक्ट्स, और ये बड़ी अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। 10 बज गए हैं, यानी हमारे शो का अगला हिस्सा अब शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, अब वो बैठ जाए, उन्होंने ब्रेक तक कहीं नहीं जाना। ब्रेक में जो छोटे मोटे काम है बस वो निपटाने और फिर आकर वापस बैठ जाना है। अच्छा, एक चीज़ है वो ये कि सेल्फ एग्जामिनेशन तो आप करें, यानी अगर आपके जिस्म में कोई तब्दीली हो रही है या आपके आज़ाद ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, वहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन ये जो हमारी सेल्फ मेडिकेशन वाला मसला है, ये हर दूसरे बंदे में ये कीड़ा पाया जाता है, तो ये मामला बड़े ख़राब कर देता है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप डॉक्टर से रुजू करें। जैसे अभी हम बात करें कि जैसे मौसम तब्दील होता है तो बहुत सारी चेंजेस हमारे साथ भी हो रही होती हैं। हम क्या करते हैं जनाब, उसे घर में ही बैठ के ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे मामला मज़ीद बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर है कि ये हमारे अंदर हम क्या करते हैं कि एलोपैथिक तरीका इलाज भी घर में ही करते हैं, होम्योपैथिक इलाज भी हम घर में ही कहीं से बोतलें ख़रीद के लाके करना शुरू कर देते हैं। टोटके तो हम वैसे ही ट्राई करते रहते हैं। अच्छा, देसी टोटके इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर मालूमात मौजूद हैं और किसी बड़े का आपके सर पे हाथ मौजूद है, वो बता रहा है कि कैसे करना है, ऐसे नहीं है कि आप आज खुद ही करना शुरू कर दें। और एलोपैथिक अद्वियात और फिर जाहिर है कि मुख्तलिफ अद्वियात के आपस में इंटरेक्शंस किस तरह के होते हैं, ये आपके अगर इल्म में ना हो तो काफ़ी मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचते। तो लिहाजा अद्वियात अपने आप से दूर रखें और मुआलिज के मशवरे से लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसी ही है। अभी बहुत सारे अहम मामलात हैं, रेकोडिक के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोई भी जिस्मानी ऐप कमजोरी नहीं होता, मुल्तान की लिटिल मरियम ने इसको साबित कर दिया। अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल करने वाले छोटे कद की मरियम इस वक्त अपनी एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं। चेहरे या जिस्म पर सफेद निशानात की बीमारी, दुनिया में 1% लोग बर्स के मर्ज का शिकार होते हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, वहां के बाल भी सफेद हो जाते हैं। कोयटा में औलाद से महरूम खातून सबके लिए मिसाल बन गई। अपने घर को यतीम बच्चों के लिए महफूज पनाहगाह बना लिया। 120 बच्चों को तालीम के हुसूल में भी मदद फराहम कर रहे हैं। और पंजाब का शहर जलालपुर भटियां की ज़रख़े ज़मीन मुख्तलिफ अक़साम के फलों की काश्त के लिए मिसाल है। पपीते की काश्त भी वसी पैमाने पर होने लगी, किसानों के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। तो जनाब, अहम तरीन खबर जो इस वक्त हम पहुंचाने जा रहे हैं आप तक, वो है रेकोडेक से मुतालिक। रेकोडेक बेसिकली समझें कि सोने और तांबे का एक ख़जाना है, जिस पर ये मामलात तकरीबन 1993 से चले आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर माइंस हैं, वहाँ पर वसी पैमाने पर जो है वो, अगर हम ओवरऑल बलूचिस्तान की बात करें, ये ज़िला बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चाही में ये इलाका पाया जाता है, रेकोडेक का इलाका। और यहाँ पर इस इलाके के हवाले से बलूचिस्तान की क्या ही बात करनी, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर पेट्रोलियम के ज़खायर हैं, यहाँ पर गैस के ज़खायर हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर, इसके अलावा सोने तांबे से लेके हर चीज़। मसला क्या है कि हमारे पास एक्सप्लोरेशन की जो है वो कैपेसिटी हमारे पास मौजूद नहीं थी। अब वो कैपेसिटी ना होने की वजह से ये हुआ कि 1993 में हमने एक मुआहदा किया, उसके अंदर जो कंपनी थी तो उसने कहा कि जी 75% मामला हमने अपने पास रखना है, 25% आपको देना है। बाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर एतराज़ात शुरू किए, तो पहले हाई कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि भाई बलूचिस्तान गवर्नमेंट का तो ये इख्तियार ही नहीं था कि अपनी इस्तिताअत से बड़ा उसने मुआहदा कैसे साइन कर लिया।
फिर ये है कि एक इदारे के पास ये मामला गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। उसने भाई तकरीबन काफ़ी जो है वो डॉलर्स का, काफ़ी अरबों डॉलर्स का हम पे जुर्माना भी कर दिया था, लेकिन अब ये मामला सेटलमेंट की तरफ आ गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कामयाबी का सेहरा जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी शेयर किया और उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि 10 साल की कानूनी लड़ाइयों और गुफ्तो-शुनीद के बाद बिल आखिर रेकोर्डिक कान की डेवलपमेंट के लिए बैरक गोल्ड के साथ कामयाब मुआहदे पर बलूचिस्तान की कौम और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 अरब डॉलर का जुर्माना ऑफ सीट हुआ है। 10 अरब डॉलर बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे, जिससे 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेकोर्डिक मुमकिन तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। ये मंसूबा हमें कर्ज़ों से आज़ाद करेगा और तरक्की और खुशहाली के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम संगे मील उबूर किया है इस केस में। और जिस तरह से सती ने बात भी की इस केस के पस मंज़र के हवाले से कि ये 1993 में ये मामला शुरू हुआ था, एक मुआहदा किया गया था इस सिलसिले में। उसके बाद हमने देखा कि आगे बढ़ता चला गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक अहम संगे मील उबूर करते हुए कानूनी जंग ये जीत ली है। और इसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ट्विटर का सहारा लेते हुए किया है। बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस भी बेहतर हो, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक पेनल्टी से भी बच गया जो कि बाद में सेटलमेंट की वजह से लगी थी। अच्छा जी, एक अहम तरीन खबर अब हम आप शेयर करने जा रहे हैं, वो है जनाब, हमने तज़किरा किया था कि एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 186 के तहत दायर किया जाएगा आज। तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और रेफरेंस कुछ देर में दायर कर दिया जाएगा। और इससे मुताल्लिक इस रेफरेंस में 2-3 सवालात भी पूछे गए हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि रेफरेंस की पैरवी वो खुद करेंगे। एग्जैक्टली और ये कहा जा रहा है कि सवालात मुमकिन तौर पर यही होंगे कि जब पार्टी मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हों या पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। क्या कह रहे थे वो आपको सुनाते हैं। कितने बजे तक सर फाइल करें? बस नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए वो इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर। सर क्या प्ली ले रहे हैं? इसमें 2-3 सवाल पूछे हैं। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। कौन करेगा अटॉर्नी जनरल। अच्छा जी, तो ये जनाब अटॉर्नी जनरल साहब तो पहुंच गए हैं, अभी कुछ देर में रेफरेंस दायर किया जाएगा। फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है या किस तरीके से इस मामले को देखती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। फैसल जावेद खान साहब को भी हमने 9 बजे के हिस्से में लिया था और अजहर सिद्दीक साहब ने भी कानूनी नुक्ता पेश किया था। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़े हैं और अब बात करने जा रहे हैं कि अगर इंसान ख्वाब देख ले और उन ख्वाब को पूरा करने के लिए निकल पड़े तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। बात सारी हिम्मत की है और नीयत की और कोशिश की है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब लिटिल मरियम से। लिटिल मरियम इसलिए कह रहे हैं जनाब, जिस तरह से हमने अपने मुआशरे में कुछ सेट कर लिए हुए हैं कि ये मेरिट है, ये इतना जो कद है वो नॉर्मल होता है, इतना जो है वो छोटा होता है। बहरहाल उनको देखते हुए इनको कहा जाता है कि ये लिटिल मरियम इसलिए है कि जिस्मानी तौर पर इनका कद जो है वो छोटा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि दूसरी जानिब लोग जो महज़ब ममालिक हैं वहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव है इस हवाले से। वहाँ पर किसी रंग की वजह से, किसी नस्ल की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से आपको वो नहीं टारगेट नहीं किया जा सकता। इस हवाले से क़वानीन मौजूद हैं। यहाँ पर मसला ये है कि आप जो चाहे किसी को भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप किसी को काला बुला सकते हैं, यहाँ पर आप किसी को गोरा बुला सकते हैं, यहाँ पर आप किसी को छोटे कट वाले को इसी तरीके से कह सकते हैं। ये मामला इसी तरीके से अगर किसी की चलने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लंगड़ा कह के बुला लेते हैं और आप इनसेंसिटिव होते हैं कि किसी के ऊपर क्या बीतेगी। और बात यह है कि ये मामला शुरू होता है आपके घर से। घर से सबसे पहले, चाहे वो बहन भाई हों या आपके रिश्तेदार हों करीबी, वहाँ से मामला शुरू होते हैं और बच्चे के अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस होता है उसको शेक करके रख देते हैं। वो पूरी उम्र जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, मुआशरे में उस तरह से मूव नहीं कर पाता। लेकिन ये खातून यानी लिटिल मरियम ये एक मिसाल बनकर सामने आई हैं ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो क्या कह सकते हैं उसे सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। मुल्तान से हमें इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं
मरियम बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रही हैं फ्रॉम यूएस। तो ये बताइएगा कि ये काफ़ी मुश्किलात तो पेश आई होंगी, अपने जर्नी के हवाले से थोड़ा सा अपने अंदाज में बयान कीजिए। ब्लॉगर भी हैं बल्कि ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम जी, मैं अगर अपनी हाँ जी बोलिए प्लीज। जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी एक जर्नी बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग भी थी, और मुझे जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज भी फेस करने पड़े, लोगों को भी देखना पड़ा कि लोग क्या कहेंगे और किस तरह से ये वो। तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो आज मैं हूँ, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने मुझे इतना ग्रूम किया, इतना मुझे मतलब कॉन्फिडेंस दिया, और इस तरह से मेरी मतलब ग्रूमिंग की कि मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उन्होंने परवरिश की। तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। मेरी सक्सेस, मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सारे मेरे पेरेंट्स के नाम है। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम लोगों की, आपने जैसे बात की कि हम लोगों का जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो घर से होता है, कि घर से ही लोग हमें बुली करना स्टार्ट करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर लिहाज से सपोर्ट किया, मोरली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। मेरे हर डिसीजन को उन्होंने कहा कि जाओ जो करना है करो। तो मेरे लिए एक वो, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली, वो बड़ी सपोर्टिव रही, कभी उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जो बड़ा सख्त लगा हो आपको, जिससे एहसास कमतरी का शिकार आप हों। लेकिन उस होते हैं और उसके बाद आते हैं आपके टीचर्स, यानी जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, टीचर्स आ गए, आपके क्लासमेट्स आ गए, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये फैक्टर जो है तेज़ी से आगे बढ़ता है। फिर अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूं तो मतलब हर अच्छे बुरे और हर अच्छाई बुराई हर जगह होती है। तो आई वुड से कि रिलेटिव्स में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बुली किया और जिन्होंने मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की कि लाइक तुम ये करोगे, तुम इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल मैंने एक स्माइल पास करके आगे मूव ऑन कर जाना कि कोई मसला नहीं है, जिस दिन मैं करके दिखाऊंगी उस दिन आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं बोला था, मैंने सिर्फ उन लोगों को एक ना मतलब स्माइल के थ्रू ही सब जवाब दिए थे। अच्छा। और मैं अगर अपने टीचर्स की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स के बाद अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया तो वो मेरे टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, हर तरह से मुझे मतलब बूस्ट किया कि तुम कर सकती हो, तुमने करना है। और कभी डांट के भी समझाया, कभी प्यार करके भी समझाया, और ऐसे थे। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, और मेरे फ्रेंड्स ही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब लोग पैसों से अमीर होते हैं, मैं फ्रेंड्स से कमाल है, कमाल है, बहुत एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं जरा कि आप एक तो ये है कि पीएचडी भी कर रही हैं अपना, दूसरा ये है कि आप सामाजिक कारकुन भी हैं, यानी कि सोशल वर्क भी करती हैं, फिर एक मजे की चीज है कि आपको सियासतदान बनने का भी बड़ा शौक है। इस बारे में जरा बताएं, सियासतदान पाकिस्तानी बनना है या अमरीकी? पाकिस्तानी। सोशल वर्क तो मेरा पैशन है और मैं उसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ कि मुझे अपने पैशन को हमेशा से लेके चलना है, और मैं हमेशा से पैशनेट होती हूँ अपने सोशल वर्क को लेके, क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर्स से कर रही हूँ। मैंने नेशनली और इंटरनेशनली वॉलंटियरिज्म भी किया है और स्टिल अभी तक मैं कर रही हूँ। तो सियासतदान मुझे इमरान खान सबसे बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना मेरे लिए एक रोल मॉडल है। अच्छा। और मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने का, बहुत ज़्यादा। मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट लीडर। अच्छा मरियम, ये कहिएगा ऐसे लोग जो हौसला हार देते हैं ऐसे रवैयों, मनफी रवैयों की वजह से या ऐसे मनफी कमेंट्स की वजह से, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? मैं ऐसे लोगों को ये पैगाम दूंगी कि पहली तो बात है हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि अगले के दिल पे क्या गुजरेगी, अगला मतलब किस तरह से फील करेगा। तो मैं अपने जैसे लोगों को या वो जो फिजिकली या मेंटली जिस तरह से भी डिसेबल हैं या जिस तरह से भी स्पेशल हैं, मैं उन लोगों को ये पैगाम दूंगी कि हम लोग खुद तो नहीं बने ना, हमें अल्लाह ने बनाया और इसमें ना तो हमारा कसूर है, और अल्लाह पाक अगर किसी को आजमाइश में डालते हैं तो वो अल्लाह का जरूर पसंदीदा बंदा होता है। और अल्लाह पाक उस इंसान को किसी और तरह से कैपेबल बना देते हैं। तो आप लोग, बल्कि अब तो टर्म ही ये यूज होती है स्पेशली एबल्ड, ये डिसेबिलिटी वाला लफ्ज तो अब ये है कि मतरूक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया तो मरियम। मेरा हमेशा से जी कंटिन्यू करें आप।
तो मेरा हमेशा से अपने जैसे लोगों को या जो लोग मतलब स्पेशल हैं उनके लिए यही एक मैसेज रहा है कि आप जो करें बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ें, एटलीस्ट अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र बने, क्योंकि वो अल्लाह के बाद हमारे माँ बाप ही होते हैं जो हमारे लिए कोशिश कर रहे होते हैं या जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो डू योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमारे साथ मौजूद थी और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि माँ बाप के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानी माशरे के लिए आप बाइसे फ़ख्र बनेंगे इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। और इसमें सबसे बड़ा मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे बड़ा पैगाम और सबसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत उन लोगों को है जिनके मनफी रवैयों की वजह से ऐसे लोग जो हैं वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं या वो मुआशरे में आगे नहीं बढ़ पाते या उनमें जो टैलेंट मख्फी होता है वो उसको सामने नहीं ला पाते। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है, इर्द गिर्द लोगों को थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि एहसास कर लेंगे तो फिर दूसरों की टांगें कैसे खींचेंगे। ये तो एक हमारी पसंदीदा शुगल जो हमारा लगता है वो यही है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी की टांगें खींचना, किसी के खिलाफ साजिशें करना। ये तो जो लोग एबल्ड हैं, एबल बॉडीड हैं, उनके साथ ही होता है। तो बाकी लोगों के साथ ये रवैया रखा जाता है रवा। हालांकि इस्लाम इससे बिल्कुल मुखालिफ हमें दर्स देता है। वो ये कहता है कि सबको बराबरी की बुनियाद पर देखो। इस हवाले से हदीस भी मौजूद हैं। बहरहाल अब ज़रा थोड़ा सा हम सेहत अम्मा से मुतालिक गुफ्तगू करने जा रहे हैं और एक ऐसे मर्ज़ का तज़किरा करने जा रहे हैं जिससे दुनिया के 1% कहा जाता है कि लोग मुतासर होते हैं। वो है बर्स का मर्ज़, यानी कि चेहरे या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सफ़ेद निशानात का पड़ जाना। और हाँ जी, ये भी कहा जाता है और मतलब इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट नेम। इस बीमारी के सबब जल्द को एक ख़ास रंग देने वाले खुलिया यानी कि मेलानिन जो है वो अपनी रंगत खो देते हैं। और फिर ये है कि मेलानिन बेसिकली उससे होता है कि आपका कलर जो है वो सफ़ेद होता है या इस तरीके से कुछ होता है। तो काफ़ी ट्रिकी डिबेट है। अच्छा, दूसरा ये कि रीजंस अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या रीजंस है। अक्सर हम डॉक्टर से रुजू भी करते हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब दूध के बाद मछली के बाद दूध पीने से क्या ये मसला हो सकता है, क्योंकि ये एक मिथ पाई जाती है। पता नहीं अब ये मिथ है या इसमें कितने हक़ाइक़ हैं। इन सब चीज़ों पर ट्राई करके नहीं देखता क्योंकि सबको डर लगता है। हाँ जी, मैंने भी इसलिए कभी कोशिश नहीं की। बिल्कुल, हम डरते हैं इस चीज़ से। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। काशिफ मलिक साहब, कैसे आप? ठीक ठाक। कैसे? बहुत जबरदस्त टॉपिक है और मैं सोचा था कि इस पे डिस्कस जरूर होना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अभी मिथ है कि आपने अगर मछली पे दूध पे मिथ है। देखिए कितनी शादियों में जाते हैं, फ्राइड फिश होता है, मीठे में कुल्फी होती है या कोई ऐसी चीज होती है, हम खाते हैं। दूध वाली चाय भी होती है दूध वाली, लेकिन वो तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है ना भाई। दूध तो है ना उसके अंदर, है ना। लोग तो बिल्कुल ये इट्स कंप्लीट मिथ। अच्छा, दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज भी आपने की हुई है कि इसका वाकई अभी तक कोई कॉज अननोन है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका कोई कॉज नहीं है, कुछ जेनेटिक्स में भी आता है। अच्छा, लोग बहुत डर जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, यार हमें अच्छा हर चीज को विटिलिगो बोल देते हैं। ये भी है, विटिलिगो का याद रखिएगा, सिर्फ दूधिया निशान होगा, दूध के रंग का। जिस रंग का कलर मैंने पहना है उस रंग का आपकी स्किन के ऊपर वैसा निशान बनेगा। अगर कोई लाइट स्पॉट्स पड़ रहे हैं तो अलग चीजें होती हैं। एक पिट्रासिस एल्बा होता है जो बच्चों में होता है, जो लोग अक्सर कहते हैं कैल्शियम की कमी से होता है। मैं अपने पेशेंट कहता हूँ, भाई बच्चों में कैल्शियम कमी कैसे हो सकती है, वो तो इतना दूध पीते हैं। सो बेसिकली इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। हाइबेन एफ क्रीम आ रही है मार्केट में जो कि आप यूज कर सकते हैं। जेनेटिक नहीं है ये। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, एक पिट्रासिस वर्सी कलर होता है जो बॉडी में आपके ना हल्के हल्के वाइट निशान हो जाते हैं, लेकिन वो जरा डिफरेंट होते हैं। उनको हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। वो वाइट नहीं होता है सच, वो आपकी स्किन से लाइट होते हैं। आप कह रहे हैं ये जो बीमारी है ये बाय बर्थ होती है? नहीं, बाय बर्थ नहीं होती है, यानी कि किसी को भी कभी भी हो सकती है। टू सम एक्सटेंट यस, थोड़ा सा हेरिडिटरी भी है, लेकिन लोग बहुत डर जाते हैं कि भाई ये भी है कि इसको लग जाएगी आपको, और लगती नहीं है। किस एज में ज्यादा कॉमन है होना? देखिए इसके कोई एज ग्रुप है नहीं, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को पहले जरूर थायराइड चेक करवाता हूँ, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। उसकी वजह से भी हो सकता है। ये तीनों मुश्किल चीजें क्या थी? तो तीनों मुश्किल चीजें थी, डायबिटीज थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि आम जबान में हड्डियों का दर्द जो होता है, ठीक है ना, उसका हम कहते हैं थायराइड, जो हमारा एक ग्लैंड होता है जो बचपन में टेस्ट हो जाता है, वो हो जाता है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। विटिलिगो का सबसे अच्छा मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि जितना जल्दी आपको मिले आप इसको फौरन रिपोर्ट करें, ठीक है, जितनी, क्योंकि फैलता है बॉडी में। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको लगने वाली नहीं है, लगेगा नहीं है। अक्सर लोग की शादियां कैंसिल हो जाती हैं, लोग नहीं कर रहे होते कि पता नहीं क्या है, छूत की बीमारी है। इट्स नॉट लाइक दैट, डोंट वरी, अल्लाह का शुक्र है कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों में डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ये फैला होता है और कुछ में सिर्फ सर्टेन एरियाज पे होता है, बहुत कम। अब एक पुआ थेरेपी आ गई, एक समझे खास लाइट का एक पूरा चेंबर होता है, उसमें आपको रखते हैं
ऑफ एंड ऑन, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगेन वाली बात मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा आपके ज़बरदस्त शो के थ्रू कि प्लीज़ जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ये जो फोटोथेरेपी होती है जी जी वो फायदेमंद है? जी मैं वही बात कर रहा था, पुआ थेरेपी है। अच्छा। सोरेलिन अल्ट्रा वायलेट ए रेस हम देते हैं, पूरा चेंबर होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी और लेटेस्ट है टेक्निक। लेकिन हम ओरल मेडिकेशन भी देते हैं, लगाने की भी देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर हम एक पॉइंट पे आते हैं, अगर बहुत अच्छा ट्रीट नहीं हो रहा है तो कैमोफ्लेज भी करते हैं, बिकॉज अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे अच्छी खबर ये देनी है कि डोंट वरी, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जिनके पूरा रंग ही सफेद हो गया होता है, उनके ब्राउन स्पॉट से हमें पता चलता है कि हाँ जी इनको ये बीमारी हुई है, वरना लगता है ये इनका रंग ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर आपको याद हो तो माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा वो था, उसको भी ये था, तो उसे पूरी स्किन की पिगमेंटेशन करवाई थी कि एक कलर हो जाए। अब ये भी लोग करने लगे कि आप चूंकि अगर आपका विटिलिगो बहुत फैल गया है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आपके जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको लाइट कर देते हैं ताकि पूरा एक ही कलर लगे, यू नो, तो उस पे वो ना हो। अच्छा, तस्वीर जो आपने दिखाई थी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसमें आपके पलकें भी वाइट मैंने देखा था, वो ल्यूकोडर्मा है, वो एक अलग चीज है। वो उसके अंदर मेलेनिन अलग होता है, तो वो एक जेनेटिक है और बाय बर्थ भी होता है वो। लेकिन विटिलिगो की जहां तक हम बात करेंगे, विटिलिगो बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे इसके लेजर्स भी हैं, जी हाँ, और भी हैं। लेकिन अगेन मैं स्किन को इवन आउट करने के लिए होते हैं ना, इलाज करते हैं कि आपका लाइट हो गया तो उसको डार्क करते हैं ताकि आपकी स्किन कलर से मैच हो जाए। एक और चीज भी है कि ये भी कहा जाता है कि अगर विटिलिगो आपको है तो दैट मींस कि आपको कोई और इम्यून डिसऑर्डर भी होगा, जैसे थायराइड का आपने हवाला दिया, एनीमिया, थायराइड है, डायबिटीज, मेलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैं इन सब का टेस्टिंग जरूर कराता हूँ। ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री भी होती है, वो भी होती है, लेकिन अब किसी वजह से ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अक्सर लोग रिश्ते तोड़ देते हैं इसकी वजह से कि भाई उनके बच्चों में भी आएगा, नॉट नेसेसरी, जेनेटिकली यस बट नॉट नेसेसरी। ये भी हो सकता है बिल्कुल ना हो, और ये किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल आपने बात सही की थी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो हमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अपना विटामिन का इंटेक अच्छा रखना है। एक रिसर्च थी, उसने कहा था विटामिन सी की चीज़ें इसमें अवॉइड करनी है, विटामिन सी की चीज़ें ना खाएं, वो बढ़ सकता है। तो हम ये पेशेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा देते हैं कि विटामिन सी कम कर दो। ऑफ कोर्स विटामिन सी तो हर चीज़ में ही है, दूध में है, दही में है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में तो मुश्किल हो जाती है, लेमन में है, इमली में है, इन सब में, हरी मिर्चों में। तो हम पेशेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते कि हमें हर जाविये पे सोचना है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अभी तक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, आई एग्री, लेकिन जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी आपको अच्छा फायदा होगा। सन एक्सपोजर का भी इससे ताल्लुक है कि अगर आप ज्यादा सन में जाएं तो ये बीमारी होने के चांसेस कम है। जो है वो विटिलिगो नहीं होता, वो सन स्पॉट्स कहलाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन सन स्पॉट से वो अलग है। वो अक्सर लोग यही समझते हैं, अच्छा लोगों को जरा सा व्हाइट स्पॉट हुआ वो डर गए, परेशान होकर रोते धोते हुए आ गया हमारे पास कि हमें तो विटिलिगो हो गया, अब क्या होगा, ठीक नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज हमें दिखाएं, हम उसको डिफरेंशिएट करें कि एग्जैक्टली है क्या। एक और चीज भी है कि जिस तरह से आमना ने हवाला दिया कि सनबर्न से बाज़ हो जाता है, एक्सपोजर सन स्पॉट्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रेस और केमिकल एक्सपोजर का भी इसमें हवाला दिया गया है। न्यूरोजेनिक कोई वो एक्सपोजर, वो क्या है? जी, न्यूरोजेनिक का ये होता है कि बॉडी पे दाने आपने बहुत ज्यादा खुरच दिया, बहुत ज्यादा आपने खारिज करी, तो आपने ऊपर का एपिडर्मिस हटा दिया और थोड़ा सा नीचे का व्हाइट पिगमेंटेशन हो गई, एक वो भी है, वो न्यूरोजेनिक होता है। कुछ लोगों को आदत होती है बैठे बैठे खुजाने की, करके खुजा रहे हैं, अब वो ये एरिया खुजा खुजा के नीचे से व्हाइट स्किन आ जाएगी ऊपर। अच्छा, तो लोग उसको भी विटिलिगो समझते हैं। जो कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम आती है वो पिट्रासिस एल्बा है, जो कि फंगल इन्फेक्शन है। वो लड़कों में, लड़कियों में, यंग लड़के लड़कियों में जो जिम करते हैं उनमें बहुत कॉमन है। वो तौलिया शेयर करने से भी हो जाता है और दूसरी चीजों से भी। अच्छा, जाते जाते बस ये बता दें कि जो लेजर से किस हद तक इसको ट्रीट किया जा सकता है, मतलब अगर कोई बिल्कुल व्हाइट हो गया और उसके कहीं कहीं ब्राउन स्पॉट्स हैं तो उनको कवर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है कि हम मेजॉरिटी देखते हैं आपकी ब्राउन स्पॉट्स कम है तो हम उनको लाइट कर देंगे ताकि एक कलर हो जाए आपकी स्किन का, बिकॉज जब इतना फैल जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इट कंप्लीटली। तो हम उसका एक कलर कर देते हैं। अच्छा, वैसे जिस तरह से मैंने आपसे उम्र से मुताल्लिक पूछा था, तो उसके अंदर एक जो स्टडी है वो ये बताती है कि भाई वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली 30 साल की उम्र से पहले ये होता है। कह रहे हैं, हो जाता है। अक्सर ये फिंगर्स की स्टार्टिंग में हो सकता है, अक्सर किसी भी एक छोटा सा स्पॉट होता है, कभी कभी आई के पास हो सकता है, बॉडी के किसी हिस्से में हो सकता है। तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करें, ठीक है, इसको फौरन रिपोर्ट करें, हमें बताएं, हमारे पास है, हम इसका बराबर ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ मलिक साहब, आप तशरीफ लाए और हमेशा की तरह बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। तो भैया 30 साल से ऊपर वाले थोड़ा सा खुश हो जाएं, वैसे तो कभी भी हो सकता है लेकिन उनको नहीं होगा। लेकिन जैसे कोई एक स्पॉट भी आपको नजर आए तो आप उसे लाजमी तौर पर रिपोर्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जिस तरह से आमना ने कहा था। वी टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।
दे धनाधन, यानी कि मैच हो गया शुरू और शाहीन शाह अफरीदी ने ले लिए 2 विकेटें, यानी कि मैंने बगैर किसी सस्पेंस के ये मामला आपको बता दिया। और लबुशेन 0 पे पहली बॉल पे आउट, बहुत खुशी। और ये जो विकेट थी बहरहाल ये है डेविड वार्नर की, जिसमें ये देखें जी प्लम्ब, और उसके बाद ये लबुशेन साहब कॉट बिहाइंड, और इसके बाद एक और अपील भी हुई थी। लेकिन ये जो ओवर था ना, क्या तारीखी ओवर फेंका है भाई लड़के ने। बिल्कुल ऐसे ही, और 19 स्कोर से ऊपर स्कोर हो चुका हुआ है और 2 विकेटें गिर चुकी हैं। तो जनाब अब आज कैसा मैच रहेगा, पिच की क्या रिपोर्ट है, इसी हवाले से बात कर रहे थे। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आपको वेलकम कहेंगे और ये कहिएगा कि जो 2 मैचेस थे जो कि फैसला को नहीं रहे, ड्रॉ हो गए, तीसरे मैच के हवाले से क्या उम्मीदें और दूसरा पिच रिपोर्ट क्या है, पहले ये बताएं। देखें, पिच पे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आपको नज़र आएगी, नहीं नज़र आएगी। ये ग्रीन पैच जो आपको नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की या रीडिंग है, ये धोखा है। ये लेफ्टीज को प्रॉब्लम करेगा, लेकिन 2 दिन बाद ये ग्रीन पैच भी आपको नजर नहीं आएगा। और बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने अर्ली स्ट्राइक किया है, 2 आउट कर लिए। पहले वार्नर डेंजर मैन होते हैं हमेशा के, 23 से रन बनाते हैं, उनकी विकेट ली, फिर लबुशेन की ली। लेकिन जहन में रखें कि कराची में ये दोनों अर्ली चले गए थे, उसके बावजूद उन्होंने रन के अंबार लगा लिए थे। एक चीज ये जो आपको पता है कि पिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट भी मिला, ठीक है, इस वजह से उसके ऊपर वमीज राजा साहब की एक वजाहत भी आई कि भाई हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा फेवर मिल जाए। अब लम्सडेन साहब को जो मंगवाया गया है ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर को, उन्होंने क्या किया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलवाया उनको, वो दुबई में हेड क्यूरेटर थे यूएई क्रिकेट में। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूएई क्रिकेट में कौन सा कोई पर्स की विकेट तैयार होती है? वहां पे भी आपको बैटिंग ट्रैक मिलते हैं, स्पिन ट्रैक मिलते हैं। मसला यही है कि आपकी चॉइस के ऊपर है। बिल्कुल नहीं, उनकी नेचर ही वैसी है ना वहाँ की, यूएई की, क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा गर्म होता है, सारी चीजें हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा ऑस्ट्रेलिया को शिकार करते थे अपने स्पिनर्स के साथ जाके, ठीक है ना। आप यहाँ पे लेगी के साथ जा ही नहीं रहे। उन्होंने लेगी का डेब्यू कराया, आपने लेगी को बेंच पे बिठाया हुआ है, जाहिद महमूद को। आज भी आप जो है वो एक चेंजिंग के साथ आए, आपने नसीम शाह को इन किया, ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि नसीम शाह के पास पेस है, वो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं, और इस विकेट पे रिवर्स स्विंग जो करेगा वही विकेट लेगा। जो कि बैटिंग भी अच्छी कर सकता है, बॉलिंग भी उसने अच्छी की। देखिए बैट्समैन तो बैटिंग यंग, सुने इशफाक, जब बैटिंग ट्रैक हो तो फिर आपको बैट्समैन की क्या जरूरत है? ऊपर वाले बैट्समैन जो है अच्छे खासे रन लगा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कराची टेस्ट में फहीम अशरफ का जल्दी आउट हो जाना हमें कॉस्ट कर गया था। अगर फहीम अशरफ वहाँ तेज खेल लेते तो यकीनी तौर पर शायद मैच जो है वो। स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं, उनके 2 स्पिनर्स थे, उन्होंने कौन सा तीर मारा? नहीं, उनके स्पिनर्स अच्छा कर गए, फंसा के गए, आपको फंसा के रखा। मतलब जिस तरह से एंटिसिपेशन थी कि विकेटें उड़ाएंगे, वो तो कुछ लेकिन जो कराची का बिहेवियर होता है ना, आप देखें उसी में विकेटें गिरी। कराची का होता है कि या तो आपको अर्ली 1 घंटे में विकेट मिलती है, या जो आखिर का 1.5 घंटा होता है उसी में विकेटें मिलती हैं। बाबर देखें आपको वहीं पे शिकार हुए नजर आए, ठीक है ना। आप बाकी उनके प्लेयर्स देखें, पाकिस्तान की जो विकेटें गिरी वहीं पे नीचे जाके गिरी। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, जाहिद महमूद की जगह बनती है टीम में, इस टेस्ट मैच में बनती थी? बिल्कुल बनती थी। आप लेगी के साथ जाते तो आपके नताइज बेहतर हो सकते थे। आपने 2 स्पिनर्स को दोनों अर्ली टेस्ट खिला दिए, पिंडी टेस्ट और कराची टेस्ट, लेकिन आपके सामने उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। आप कहेंगे कि नोमान ने एक जगह 6 विकेटें ली हैं, बिल्कुल ली हैं, लेकिन मैच विनिंग जो है वो लेगी होता है, आपको उसके साथ जाना ही चाहिए, स्पेशली इन द टेस्ट मैच। बिल्कुल, स्पेशली टेस्ट मैच में। लेकिन हमें जो है ना होप्स जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। आगाज़ अच्छा किया है, अगर हम जल्द उनको काबू कर लेंगे तो हमें नताइज अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इस विकेट को चौथी इनिंग में जब आएगी तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब मसला ये है कि हम टॉस जो है वो हार गए, तो चौथी इनिंग में हम मुश्किल में हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हर 2 दिन के बाद देखिए, ये 2 दिन के बाद देखिएगा, तीसरे दिन से बॉल लो होना शुरू हो जाएगा, विकेट में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो चौथी इनिंग में जो बारी लेगा वो यकीनी तौर पर मुश्किल में होगा, वो पाकिस्तान है। अगर हम पहली इनिंग में ही उनको जल्दी काबू कर लेते हैं, एक बड़ा टोटल सजा लेते हैं, तो यकीनी तौर पर चौथी इनिंग में आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये डिसाइडर है, इसका नतीजा जरूर आना चाहिए, और हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया शुएब जट, आप तशरीफ़ लाए। और जाहिर है कि मैच तो अभी शुरू है, अभी तक जो आगाज़ है वो बहुत अच्छा है, तो अभी तो इब्तिदा है, देखिए आगे कैसे मामला बढ़ता है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक खबर शामिल कर लेते हैं जनाब, दिल्ली से दोहा जाने वाली परवाज़ में फ़नी ख़राबी हो गई है। इस हवाले से मालूम करते हैं, हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, क्या इतलात हैं? देखिए, बिल्कुल ये गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ है जो कि दिल्ली से दोहा जा रही थी। कतर एयरवेज की एयरलाइन की परवाज़ QR 579 में अचानक कार्गो होल्ड में स्मोक सिग्नल मिला, जिसकी वजह से कप्तान ने कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई। कंट्रोल टावर की जानिब से लैंडिंग की इजाज़त मिलने के बाद तैयारे को बाहिफाजत उतार दिया गया है। तमाम
मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। कुछ थोड़ी देर के लिए एक रनवे ब्लॉक हुआ था जिसे क्लियर कर दिया गया है और एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाउद्दीन। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने लगे हैं, पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है और ऐसे ही टैलेंटेड लोगों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेकर आने हैं चीज़ों में। जनाब, 2 होनहार तलबा हैं जिन्होंने रोटियां बनाने वाली मशीन तैयार की है और ये बताया जा रहा है कि 1 मिनट में 16 रोटियां इससे तैयार होकर निकल जाती हैं। आपने सिर्फ इसमें आटा डालना है, वो सारा जो काम बेलन से हमें करना पड़ता है वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको ऊपर करेंगे तो मैं दिखा भी सकूंगा, ये देख भी सकूंगा और दिखा भी सकेंगे, एलिब्रेट कर सकेंगे। देखें, बाकायदा बेलन लगे हुए हैं। हाँ। यानी कि बेलन जो कि ख़वातीन का एक पसंदीदा हथियार भी होते हैं कई सिनेरियोज में, लेकिन ये कमर्शियल फेजेस के लिए है। तो ये मशीन उन सारी ख़वातीन को शर्माने पे मजबूर कर देगी। ज़ाहिर है कि जो गोल गोल रोटियां बनाती हैं, क्योंकि ये देखें किस कदर गोल पेड़ा बेल के इसको आगे भेजा गया और 2 बेलनों का सहारा लिया गया है और इसके बाद टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए यहाँ से जो रोटियाँ निकलेंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में रोटियाँ थोड़ी सी इसका टेम्परेचर जो है वो ये वाली अच्छी निकली, ये पीछे वाली थोड़ी सी अच्छा। थोड़ी, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि आप दिल तोड़ने वाली बातें ना करेंगे। कमर्शियल यूज़ के लिए जो अफोर्ड कर सकती हैं ख़वातीन और जिनसे ठीक रोटी नहीं बनती, वो जहेज के लिए लेके जा सकती हैं। जहेज के लिए पूरे, अगर उनके ससुराल में 500 अफराद हैं तो 1.5 लाख। हाँ, तो कुंबा अगर बड़ा है तो फिर उसके लिए बड़ा अच्छे से मैनेज हो सकता है अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है तो। बिल्कुल इसी हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ दोनों तलबा मौजूद हैं, ताहा मिर्ज़ा और नबील लोधी। आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। गुड मॉर्निंग। ये कहिएगा, ये कैसे ख्याल आया कि जी एक ऐसी मशीन तैयार की जाए जो 1 मिनट में 16 रोटियां बनाकर कर दे, और इसके पीछे क्या आइडिया था? देखिए, आइडिया बेसिकली ये था कि 2 साल पहले जिस तरीके से पेंडेमिक राइज हुआ था और इन्फ्लेशन रेट जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, इन्फ्लेशन रेट जिस वजह से बढ़े जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा आइडिया या ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करा जाए मार्केट के अंदर जो हमारी जो एक पर रोटी एटलीस्ट एक आम आदमी तक एक रोटी पहुँचती है, जो मैं कहूँगा कि एक दिन में कम से कम 3 बार आम गरीब से गरीब तबका और अमीर से अमीर तबका सबकी भूख रोटी ही इस पर पूरी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से एक रोटी की पर कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, जो कि अभी 12 कहीं 12 है कहीं 15 है। तो हम लोगों ने सोचा पर कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं और हाइजीनिक रोटी किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कॉस्ट इसलिए बढ़ती है क्योंकि मैन पावर उसमें यूज भाई एक पेड़े बना रहा होता है, एक आटा गूंद रहा होता है, एक लगा रहा होता है, तो ये सारा काम आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल, इसमें खाली एक ही प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ इसका काम है स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना। और ये इलेक्ट्रॉनिक है या गैस पे किस तरह से ऑपरेट? ये बेसिकली हाइब्रिड मशीन है। इसके अंदर हम लोगों ने फिजिबिलिटी के तौर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक, हम लोगों ने इसमें थर्मोस्टेट भी लगाया है, इलेक्ट्रिक हीटर्स भी हैं और गैस के ऊपर भी ये मशीन चल रही है। हम लोगों ने हाइब्रिड मशीन इस वजह से बनाई है, जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के 3rd वर्ल्ड कंट्री है और गैस की किल्लत होती रहती है, तो हम लोग ये मशीन या तो प्योर इलेक्ट्रिक की तरह भी मूव ऑन कर सकते हैं या प्योर गैस की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि अगर मामलात अभी देखे जाए ना तो दोनों तरफ नासाजगार हैं, यानी कि गैस भी नहीं है और बिजली की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस चक्कर के लिए आपने अब ये मशीन तो बना ली है, लेकिन आपके कोई ऐसे लोग हैं, कस्टमर्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हों इस मशीन को लेके? एग्जैक्टली हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोगों ने मशीन बस सोचा और बना नहीं दी। हम लोगों ने पहले बहुत फीडबैक लिया है और तंदूर वालों के पास ये प्रॉपर सर्वे किया है। हम लोगों ने गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हर जगह जाके सर्वे करा है और हम लोगों ने यही सोचा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल, हम लोग की सोच ये नहीं कि यार चलो एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है ना, ये FIP है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि प्रॉपर एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत कि इस चीज़ की डिमांड है और ये इंटरनेशनली इस प्रोजेक्ट की डिमांड है। सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान में हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनेशनली प्रोजेक्ट वाले अभी आपको ढूंढ रहे होंगे, वो पूरा स्टाफ ना सारे के सारे। नहीं, एक थॉट ये भी थी कि जब प्रोजेक्ट ने शुरू किया कि सिर्फ एक कॉम को ओरिएंटेड क्यों कर रहे हैं, खाली तंदूर वाले ही क्यों, हम लोग एक आम आदमी क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल ऐसे ये हमारी थॉट थी। और सबसे पहले ताने ने बताया कि हाइजीन का इशू था और दूसरा कि जितनी हमारी इंजीनियरिंग ने पढ़ी है और जितनी टेक्नोलॉजी हम जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके आम आवाम को क्यों नहीं भला कर सकते। ये अच्छा, और एक तो ये बताइएगा कि इसमें आप तरह तरह की अशकाल की रोटियां बना के कर सकते हैं या सिर्फ वो अगर डिमांड है, अगर डिमांड आती है तो बिल्कुल इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम। क्योंकि मैंने भी एक दफा कोशिश की रोटी बनाने की, श्रीलंका का नक्शा बना था, तो ये अपनी मर्जी से बनाती है या फिर इसके अंदर? नहीं, इसमें ऐसा नहीं, बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने इसमें प्रोग्रामिंग करी हुई है और सिर्फ ये नहीं, मशीन चपाती में महदूद है, शीर माल, ताफ्तान,
चपाती, कुछ भी आप इसमें इसकी प्राइस बता दीजिएगा जिसने खरीदना हो, कोई इंटरेस्टेड हो हमारे कराची। फिलहाल तो देखिए मेरे प्रोटोटाइप है और फिलहाल प्राइस बताना मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छा। एक बार जब मंजर यहाँ पे प्रॉपर मशीन बन जाए तो इंशाल्लाह फिर जब इंपोर्ट कर सकते। अच्छा, ये जो ऑटोमेशन का बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर से ह्यूमन रिसोर्स का काम खत्म हो जाता है, लेकिन मेंटेनेंस पर भी रिक्वायर्ड होती है। आई रिमेंबर कि वो दरमियान में चीन वीन से पता नहीं कहीं से आया था कि रोबोटिक एंकर बिठा दिया, मुझे इतनी नफरत हुई थी उससे, मैंने कहा ये हमारा काम खराब करना चाह रही है। तो इस हवाले से वो तंदूर वाले तो आपको वो आपसे नफरत की निगाह से देख रहे होंगे ऑन द स्क्रीन। नहीं एग्जैक्टली, मैं आपको यही चीज़ बताऊं कि जब हम लोगों ने, मैंने अपनी पर्सनल मार्केट का जब सर्वे किया ना, मैंने एक तंदूर वाले को ऐसी ही हिंट देने की कोशिश करी कि यार अगर एक इसकी जगह एक प्योर प्रॉपर, मैंने उससे पहले पूछा कि आप लोग 1 मिनट में कितनी चपातियाँ निकाल सकते हैं, कह रहे यार स्पीड में अगर हम निकालें तो 9 और हमारी मशीन 16 तो एट अ टाइम निकाल ही सकती है। तो मैंने जब उससे पूछा यार अगर इस आप लोग को क्या पूरे 4 बंदे आप लगा रहे हो और एक मशीन के ऊपर एक अगर मशीन इंट्रोड्यूस करा दी जाए इसकी जगह तो क्या वो चलेगी? तो उसको बुरा लग गया, तो उसने बोला कि नहीं यार ये वो। मैंने कहा क्या वजह है? तो वो नाराज हो गए साहब, उन्होंने कुछ आगे मुझसे फर्दर बात नहीं करी। तो बस चलो, आई होप कि आप लोगों की मशीन जो है वो आगे भी मतलब कमर्शियल यूज में आए और बड़ी अच्छी बात है ऑटोमेशन की तरफ और लोग अफोर्ड भी कर सकें और ये चले भी। जी, बहुत शुक्रिया नबील लोधी और मोहम्मद ताहा मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। अपना टाइम उन्होंने हमारे साथ गुजारा और शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। आप इजाजत लेंगे क्या? नहीं, अभी हम इजाजत नहीं लेंगे, अभी हम भाई इजाजत लेंगे, हो गया है वक्त, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अभी भी वैसे तो SOPs खत्म कर दिए लेकिन कोविड से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।